डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल एग्ज़ाम मास्टर में। आज हम आपके साथ आए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ जो लॉ का है, जो माइनर लॉ है, जिसका नाम है पॉस एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन ऑफ एट वर्क प्लेस। ये एक्ट नंबर 14 है और 2013 का। 2013 में जितने भी लॉ इनेक्टेड हुए थे या इन्फोर्समेंट हुआ था, तो ये 14 नंबर पे था, इसीलिए ये एक्ट नंबर 14 है। तो हम बात करते हैं कि ये पॉस एक्ट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे इस समय एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, यह एक्ट उनके लिए ज़रूरी तो है ही है। साथ ही साथ यह उन महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता या उनके साथ किसी तरह के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है या उनके अधिकारों को हनन होता है, तो उनको भी ये जानकारी होना चाहिए कि हम अपने अधिकारों का कैसे बचाव कर सकते हैं या उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए वो क्या कदम उठा सकते हैं जिससे उनका हरेसमेंट ना हो। तो ये आज हम देखते हैं, 3 चीज़ें देखते हैं कि पॉस एक्ट आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और तीसरा ये है कि हम अपने एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। हमारे पॉस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर हैं और सेक्शन टोटल हमारे 30 हैं। तो हमें सभी सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ना है कि हमारे टोटल कितने सेक्शन हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज तक पूछे गए हैं। तो आज ये हमारी केवल एक एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे कितने सेक्शन हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत चर्चित केस से, जिसका नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो हम इस केस की समरी ये है कि एक भवरी देवी नाम की महिला हुआ करती हैं, जो राजस्थान में सोशल वर्कर का काम करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इस समय आशा बहन जी काम करती हैं, तो वैसे ही भवरी नाम की एक महिला होती हैं जो उस समय बाल विवाह जैसे कुरीतियों को रोकने के लिए जगह जगह पर एक मुहिम चलाती हैं। वहीं पास उनके आसपास कहीं एक गांव में बाल विवाह हो रहा होगा, तो वो जाती हैं, उस बाल विवाह को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको यह करने से रोकते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका गैंग रेप करते हैं। कोर्ट जितने भी एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनको एक्विटल कर देती है। एक्विटल का मतलब होता है उन्हें दोष मुक्त कर देती है। दोष मुक्त के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं पावरफुल लोग होंगे, या पुलिस की नेग्लिजेंस हो सकती है, या लैक ऑफ एविडेंस हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे उन एक्यूज्ड पर्सन को एक्विटल कर दिया जाता है। लेकिन तभी उसी बीच एक एनजीओ आता है जो सोशल वर्क का काम करता है, जो भवरी देवी के सपोर्ट में आता है, जिसका नाम होता है विशाखा। वो सुप्रीम कोर्ट में 1997 में पीआईएल दाखिल करती हैं और तब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करती हैं, जो आज विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानी जाती हैं। जो गाइडलाइंस इस प्रकार हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि उसमें हमें ये बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट की हमें शिकायत करनी चाहिए, और जो शिकायत करता है उसकी जो पहचान है उसको खुफिया रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और जो किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं
उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, कमेटी का गठन करना चाहिए। ऐसे बहुत सी गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जब ये गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जारी करने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है, इसे हम इंटरलिंक करके पढ़ते हैं अपने भारत के संविधान से, जो कि आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 1 एंड 3 सबसेक्शन, और आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, और आर्टिकल 15 1 फंडामेंटल ड्यूटी। ये सब हमें सुप्रीम कोर्ट को ताकत देती हैं गाइडलाइन जारी करने की, जो कि विशाखा गाइडलाइंस हैं। तो और हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें टोटल कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। तो मैं आपको सेक्शन बताता हूँ, नोट, एक सेकेंड, हाँ नोट करते हैं, इसे शॉर्ट में लिखता जाता हूँ मैं। सेक्शन 2A 2N, सेक्शन 3 4 6 9 11 14 15 16 17 19 20 21 एंड 27। हमें केवल इतने ही सेक्शन देखने हैं अपने एग्ज़ाम व्यू के एग्ज़ाम व्यू से। और अब हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत, देखिए मैंने आपको अभी शुरुआत बताई। शुरुआत ये थी कि जो विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी, और ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हुई हमारी 9 दिसंबर 2013 को, जो आज विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमको कि आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनके साथ उनकी नियुक्ति को लेके या उनको प्रमोशन के लिए उनको कहीं से लालच दिया जाता है कि हर तरह का, कि आप हमारे लिए काम कर दें, उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, या उनको किसी तरह का लालच दिया जाता है कि हम आपको अच्छी नौकरी देंगे, हम आपका वेतन अच्छा देंगे। ये एक तरह का हैरेसमेंट ही है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो किया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी। और आज के टाइम में, मौजूदा समय में, सबसे ज़्यादा केस हमें 35,000 से भी ज़्यादा केस पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हैं यूपी में 50% से भी ज़्यादा, और दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं 3,000 से भी ज़्यादा। और ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में और बिहार में भी हमें केस देखने को मिलते हैं। इसीलिए पॉस एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि पॉस एक्ट है क्या, और वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, या उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये पॉस एक्ट। और जैसे कि हम ये पॉस एक्ट, और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट काम करने का नहीं मिलता, इसके बहुत से उनके साथ क्या कहते हैं, जो पर्सन, जैसे महिलाएं कम हैं, 10 आदमी है तो एक महिला है, तो उन आदमियों को ये नहीं पता होता है कि उनके महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करा जाना चाहिए, उनके साथ कैसे ट्रीट करा जाना चाहिए। तो इसमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी भी सबसे बड़ा, कि उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा तो महिलाओं की संख्या कम है, तो वो उनके अंदर पुरुषत्व का भाव ज़्यादा आता है, इस वजह से और भी ज़्यादा होता है। और क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके ज्वाइनिंग में भी और उनको जब सैलरी में भी बात आती तो उनके साथ भेदभाव करा जाता है। तो हमने आज ये देखा कि हम पॉस एक्ट कहाँ से आया, क्यों ज़रूरी है, और इसे हम इंटरलिंक करते हैं आर्टिकल
14, 15, 19, 21, 15 AE फंडामेंटल ड्यूटी के साथ। और हमने ये देखा कि हमें प्रीलिम्स और मेंस के व्यू से हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। हमें पूरे 30 सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, हमें जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं सेक्शन 2 से लेकर 27 तक, जिसमें सेक्शन 27 में हमें ये बताया गया कि कॉग्निजेंस लिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। और हाँ, इसका नेचर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। इसमें हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। हमें मतलब पुलिस को या जो कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, तो पहले इसमें मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। मजिस्ट्रेट पहले कॉग्निजेंस लेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं जेएम फर्स्ट। तो आज हम इतना ही देखते हैं और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक